हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। उम्मीद करता हूँ सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं अरविंद कुमार एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स स्पार्क में। आज हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिए हैं। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये है वायर ऑफ लेंथ 4 मीटर की। ये कह रहा है कि हमारे पास एक वायर है, ये वाला, जिसका लेंथ आपको कितना दिया है इन्होंने, 4.4 मीटर। ठीक है बच्चों, इतना इसका दिया है लेंथ, और ये टर्न किया गया है इसको एक सर्कुलर शेप में इस तरीके से। ठीक है, एक सर्कल इसका बनाया गया है। तो अगर हम बात करें, जो ये लेंथ होगी वो किसके इक्वल होगी, 2 पाई आर के, यानी कि सरकमफेरेंस के इक्वल होगी यहाँ से। तो यहाँ से अगर मैं आर की बात करूँ तो आर कितना हो जाएगा यहाँ से, एल अपॉन 2 पाई। ठीक है भाई बच्चों, ये आएगा। तो एल लेंथ कितना दे रखा है, 4.4 अपॉन 2। पाई की वैल्यू होती है 22/7, 7 चला जाएगा ऊपर, यहाँ से मैं पॉइंट हटाऊंगा और ये एक जीरो नीचे बढ़ाऊंगा। यहाँ से ये 2 टाइम्स कट होगा, ये 2 से, और ये 2 से 2 कट जाएगा यहाँ पे। तो ये आएगा कितना, आ जाएगा बच्चों 7/10, मीन्स कितना आएगा, 0.7 मीटर। तो बच्चों ये आ गई रेडियस। अब मैग्नेटिक मोमेंट आपसे पूछा, तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है आई इंटू ए। तो आई कितना है हमारे पास, 1 एम्पियर। एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, है ना, पाई आर स्क्वायर होता है बच्चों। तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कितना है, 0.7, यानी कि दो बार 0.7 में ऐसे करके लिख देता हूँ। तो यहाँ से अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा तो जीरो बढ़ानी पड़ेगी, यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो भी जीरो बढ़ानी पड़ेगी मुझे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से आप देख पा रहे हैं, इस 7 से ये 7 कट जाएगा। ठीक है, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 22 इंटू, ये 7 कट गया, यहाँ पे बचेगा 7 डिवाइडेड बाई 100। ये होता है 154, इनका मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई कितना, 100। तो डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 1.54 एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो बच्चों कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, देख सकते हैं आप, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो क्वेश्चन तैयार करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये कह रहा था मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, यानी कि काई एम फॉर डायमैग्नेटिक मटेरियल। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए स्मॉल एंड नेगेटिव, स्मॉल एंड पॉजिटिव, और लार्ज एंड नेगेटिव, लार्ज एंड पॉजिटिव। तो बच्चों इसके लिए क्या होता है, स्मॉल जो काई एम होता है वो लेस देन जीरो होता है डायमैग्नेटिक के लिए। किसकी बात कर रहा है ये, डायमैग्नेटिक की, फॉर डायमैग्नेटिक। तो जो भी हमारे डायमैग्नेटिक होते हैं उनके लिए जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है, वो क्या होती है, वो होती है बच्चों स्मॉल एंड निगेटिव, ये वाली। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, स्मॉल एंड निगेटिव। ठीक है, स्मॉल एंड निगेटिव। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, एक प्रॉपर्टी में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ क्विक एंड फास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं सारे। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया हमारा। क्वेश्चन 3 है हमारे, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज दैट ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल। इनमें से कौन सा पैरामैग्नेटिक मटेरियल होगा बच्चों, ये क्वेश्चन हमारे पास। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, कॉपर है, ये तो नहीं होगा, एल्यूमिनियम भी नहीं होगा, सोडियम एंड कैल्शियम पूछ रहा है पैरामैग्नेटिक। लेड और आयरन ये भी नहीं होंगे, निकल एंड कोबाल्ट ये भी नहीं होंगे। तो कौन सा होगा, सोडियम एंड कैल्शियम। क्योंकि आपको पता है पैरामैग्नेटिक कौन से होते हैं, वो मटेरियल होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड में वीकली अट्रैक्ट होते हैं। पैरामैग्नेटिक कौन होते हैं, वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चों ये मैग्नेटिक फील्ड में जो होते हैं वो वीकली अट्रैक्ट होते हैं। तो इसलिए इसमें कौन होता है, इसमें आ जाएगा आपका सोडियम एंड कैल्शियम। तो ये वाले हो जाते हैं। क्योंकि अगर आप सोडियम को भी देखेंगे तो इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं कुछ, 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। तो ये जो आपका अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है इस वाले s ऑर्बिट में, ठीक है, इसके पास इसका स्पिन कितना होता है, +12। तो इस स्पिन की वजह से क्या करता है ये, मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है, m। ठीक है, तो ये m प्रोड्यूस करता है, और m जो होता है वो किसका करेक्टरिस्टिक होता है, वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को बताता है। ठीक है, तो अगर किसी के अंदर m है, यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट है, तो या तो फेरोमैग्नेटिक होगा, या फिर वो कौन सा होगा, पैरामैग्नेटिक। तो m ये पैरामैग्नेटिक नेचर को शो कर रहा है। ठीक है, तो दोनों में ये चीज हमें देखने को मिल जाएगी। तो इस तरीके से इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। ए डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इज ब्रॉट नियर द नॉर्थ और साउथ पोल ऑफ ए बार मैग्नेट, इट विल बी। हमारे पास एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, उसको नॉर्थ और साउथ पोल के पास लाया जाता है। जैसे हम बात कर लेते हैं, हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों, ये वाला। ठीक है, तो या तो इसको मान लेते हैं नॉर्थ, इसको मान लेते हैं साउथ। तो आपने देखा होगा जो पैरामैग्नेटिक होते हैं उनके पास ये क्वालिटी होती है कि वो मैग्नेटिक फील्ड में ना यहाँ से बीच में से ऊपर उठ जाते हैं। उनका जो सोल्यूशन होता है ना वो इस तरीके से ऊपर उठ जाता है यहाँ से। यानी कि इसका मतलब ये होता है, चाहे तो नॉर्थ पोल हो, ठीक है, चाहे साउथ पोल हो, दोनों से ही क्या होते हैं, रिपल होते हैं। ठीक है, वीक मैग्नेट स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ वो चलते हैं। ये हो गया साउथ पोल। तो बच्चों ये दोनों से ही क्या होते हैं,
ठीक है, रिपल्ड बाई बोथ पोल्स, तो दोनों पोल से ये रिपल होते हैं। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं बच्चों, इनको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इट्स परमेबिलिटी लेस देन दैट ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस से कम किसकी होती है बच्चों? निकल है, कोबाल्ट है, कॉपर क्लोराइड है और कॉपर है। तो कॉपर जो होता है मैग्नेटिक बिहेवियर तो शो नहीं करता, करेक्टरिस्टिक शो नहीं करता, तो इसकी सबसे कम होती है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें? कॉपर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इट हैज इट्स परमेबिलिटी, परमेबिलिटी मतलब म्यू, फ्री स्पेस से कम होती है। फ्री स्पेस का कितना होता है? म्यू जीरो। तो म्यू जीरो होता है, लेस देन म्यू जीरो से होता है म्यू किसके लिए? कॉपर के लिए। तो बच्चों ये होता है, ठीक है, बिकॉज इट डज नॉट शो द मैग्नेटिक बिहेवियर। ठीक है, तो हम चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 क्वेश्चन हमारा, ये क्वेश्चन कह रहा है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एज्यूम टू बी मैग्नेटिक डायपोल। अर्थ के मैग्नेटिक को हम डायपोल मान लेते हैं, इस तरीके का कोई। ठीक है, ये वाला हमने इसको एक डायपोल कंसीडर कर लिया बच्चों। अब इसे एक तरफ नॉर्थ है, एक तरफ हमने साउथ, इसको कंसीडर कर लिया। कंसीडरिंग द डिस्टेंस ऑफ एदर ऑफ द पोल्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ टू बी 6400 किलोमीटर। तो यहाँ इसका सेंटर मान लेते हैं, इससे कोई हमने एक डिस्टेंस कवर किया है, ये वाला, लेट से कितना है? 6400 किलोमीटर, ये वाला पी पॉइंट पे ना। तो डिस्टेंस यानी आर हो गया 6400 किलोमीटर। किलोमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, यहीं पे हो जाएगा कन्वर्ट, तो आएगा मीटर में। आगे क्या कह रहा है ये? ठीक है, हैज द मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है इस की पॉइंट पे बी, वो कितना दे रखा है आपको इन्होंने? 0.6 इंटू टेन की पावर माइनस के 4 टेस्ला। ठीक है बच्चों, अब आगे कह रहा है ये डायपोल मोमेंट ऑफ द मैग्नेटिक डायपोल लोकेटेड एट द सेंटर, यानी कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पूछा आपसे, यानी कि एम पूछा है। तो बच्चों कौन सी कंडीशन है? एक्सियल कंडीशन। कौन सी बन गई है? एक्सियल कंडीशन। और आपको पता है जो एक्सियल कंडीशन होती है उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, 2m बाई आर क्यूब, ये वाला फॉर्मूला होता है जैसे उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है। तो यहाँ से बच्चों b की वैल्यू आप रख देंगे 6 इंटू टेन की पावर माइनस 5 लिख दूंगा, यहाँ से इसको डायरेक्टली पॉइंट हटाऊंगा ना तो जीरो बढ़ेगी, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 6 इंटू टेन की पावर माइनस 5। तो ये आएगा, इसकी वैल्यू होती है बच्चों 10 की पावर माइनस 7 2m। m की वैल्यू फाइंड करनी, r कितना है हमारा 64 इंटू टेन की पावर, मैं कितना लिख सकता हूँ? दो पावर ये और तीन ये, कितनी हो गई? 5। तो इसको आप सोल्व करेंगे यहाँ से। तो बच्चों जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा कितना? 2m की वैल्यू आएगी आपके पास 6 इंटू टेन की पावर माइनस 5 और इंटू 6400, ये क्यूब होता है बच्चों। ठीक है, 64 इंटू टेन की पावर 5, इसका पूरे का क्या करेंगे? होल क्यूब करेंगे। ठीक है, ये आ जाएगा भाई, है ना, यहाँ से। और अपॉन कितना आ जाएगा? टेन की पावर माइनस 7, यहाँ कितना आएगा? टेन की पावर माइनस 7। ये पावर बच्चों ऊपर भेज दो, 2 से इसको काट देंगे, कितनी बार कटेगा? 3। तो m की वैल्यू आएगी 3 इंटू ये टेन की पावर ऊपर जाएगी माइनस 5 प्लस की 7 हो जाएगा, इसमें ऊपर जाके 64 का क्यूब इंटू टेन की पावर कितनी हो जाएगी? 15, क्योंकि अरे भाई इसमें जो मल्टीप्लाई होगी 5 का 3 में तो कितना आएगा? 15। तो यहाँ से अगर मैं m को सोल्व करूंगा बच्चों को कितना आ जाएगा? 3 इंटू टेन की पावर, ये 2 हो जाएगी, इंटू 64 का क्यूब करेंगे आप, इंटू टेन की पावर 15। तो बच्चों यहाँ से इसको सोल्व कर लेना है, 3 इंटू 64 का क्यूब आप कर लेंगे, इंटू ये हो जाएगा 15 पावर ये 2 ही, कितनी हो गई? 17। तो बच्चों आप आगे इसको सोल्व कर लेना मल्टीप्लाई करके, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यूनिट क्या होती है इसकी? एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा इस तरीके से सोल्व हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बच्चों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7, ये क्वेश्चन है बच्चों, ये कह रहा है शॉर्ट बार मैग्नेट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि एक मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास B इक्वल टू कितना? 0.2 टेस्ला, इतना मैग्नेटिक फील्ड है कोई, उसमें कोई रखा है बार मैग्नेट विद एक्सिस मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री, उसके साथ ये एंगल इतना बना रहा है और कितना टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा है वहां पे? 0.06 न्यूटन मीटर। कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट, एक तो m पूछा है आपसे और ये पूछा फाइंड द ओरिएंटेशन ऑफ मैग्नेटिक कोरस्पॉन्डिंग टू द स्टेबल इक्विलिब्रियम इन द मैग्नेटिक फील्ड। चलिए खैर पहला क्वेश्चन हम सबसे पहले ट्राई करते हैं। देखो कैसे बच्चों, ये हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसे मान लेते हैं, है ना, इस तरीके का यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ये, ऐसे मान लो इसको। इसमें रखा है कोई ये डायपोल, ठीक है, एंगल बना रखा है उसने 30 डिग्री, ये नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है, ऐसे मान लेते हैं। ठीक है,
अब ये पूछ रहा है कि भाई इस पे कितना, इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा। अब आपको पता है यहाँ पे जो टॉर्क होता है टो इक्वल टू एम बी साइन थीटा। तो यहाँ से टॉर्क आपको दिया है 0.06 एम, आपको फाइंड करना है, और मैग्नेटिक फील्ड कितना है आपके पास 0.2। ठीक है, और बच्चों साइन कितना 30 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है 0.06 एम, यह आएगा 0.2, और साइन 30 होता है 1/2। तो बच्चों यहाँ से इसको कट करेंगे, 0.06 इक्वल टू एम इंटू यहाँ आएगा 0.1। तो यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी 0.06 डिवाइडेड बाई 0.1। एक जीरो में यहाँ से ऐसे बढ़ा लेता हूँ, तो ये कट जाएगा। यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 6/10 मीन्स 0.6 एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो ऐसे इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, ये इसका फर्स्ट पार्ट सोल्व हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हम। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है हमारे पास में, फाइंड द ओरिएंटेशन ऑफ मैग्नेटिक कोरस्पॉन्डिंग टू स्टेबल इक्विलिब्रियम। जो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है उसके लिए कितना होता है वो आपको पता है, वो ओरिएंटेशन आपको फाइंड करना है। अब फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम उसके लिए बच्चों आपको क्या करना होता है, उसके लिए ना टॉर्क आपको जीरो रखना होता है, क्योंकि बैलेंस कंडीशन वही होती है जिसमें नेट टॉर्क कितना होता है, जीरो लगे। तो यहाँ से जब मैं इसको सॉल्व करूंगा बच्चों, टो इक्वल टू कितना होता है एम बी साइन थीटा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा जीरो। तो एम बी तो जीरो नहीं हो सकता बच्चों, तो जीरो किसको होना पड़ेगा फिर, साइन थीटा को। अगर साइन थीटा जीरो के इक्वल है तो इसका मतलब साइन थीटा तो आएगा साइन जीरो। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, थीटा कितना आएगा भाई 0 डिग्री। तो यहाँ से इसको, ये वो कंडीशन होती है जिसमें ये स्टेबल इक्विलिब्रियम को शो करता है। तो ये सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ बच्चों समझ में आएगा, बहुत सिंपल ही क्वेश्चन था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ठीक है, राइट थ्री डिफरेंसेस बिटवीन पैरा। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ पैरा, यहाँ पे लिख देता हूँ डाई, ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ फेरो। ठीक है, ये तीन तरीके के मटेरियल हमने ले लिए यहाँ पे ऐसे। ठीक है भाई, तो सबसे पहले ये पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं, वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हमें पता होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड से थोड़ा सा वीकली अट्रैक्ट ये होते हैं। ठीक है, ये होते हैं रिपल, रिपल फ्रॉम द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जो हमारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होता है उससे क्या होते हैं, रिपल्ड होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये, और ये स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, बाय मैग्नेटिक फील्ड। तो ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं बच्चों। ठीक है, सेकंड क्या होता है भाई, इनका जो रिलेटिव परमेबिलिटी होती है, सॉरी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है काई एम, वो निगेटिव रहती है। ठीक है, इनके लिए क्या होता है, काई एम पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव। और ठीक है, और इनके लिए क्या होता है, इनके लिए काई एम जो होता है मच मच ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये होते हैं थर्ड जो हमारे, सॉरी ये जो पैरामैग्नेटिक होता है हमारे पास में, इसमें क्या होता है पॉजिटिव रहता है ये, है ना बच्चों, और इसमें क्या रहता है ये निगेटिव। ठीक है, अब थर्ड क्या होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है ये, टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो टेम्परेचर का फर्क पड़ता है इसमें। ठीक है, और ये इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, इंडिपेंडेंट ऑफ, इंडिपेंडेंट फ्रॉम टेम्परेचर। तो टेम्परेचर से क्या रहते हैं, ये इंडिपेंडेंट रहते हैं। और ये भी क्या रहते हैं, ये सेकंड पॉइंट था हमारा, ये थर्ड हो जाएगा यहाँ, ये भी क्या रहते हैं, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। क्या, जो परमेबिलिटी होती है इसमें आपने देखा होगा क्यूरी लॉ को फॉलो करता है, ये वाला रूल रहता है इसमें। ठीक है, इसमें जो होता है ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है ऐसा, और यहाँ पे ये टेम्परेचर का फंक्शन होता है, यानी कि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो तीन ही इसमें पूछे हैं, आप बहुत सारे लिख सकते हैं इसमें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा, तो बच्चों ये कर ही लेना है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक वाला। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सोल्व कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। तो इस तरीके से ये जो हमारे क्वेश्चन हैं इनको आप कर पाएंगे। और जो होता है बच्चों, इसमें काफी चीजें आपने देखी होंगी और इसका एग्जाम्पल वगैरह भी आपने किए होंगे अपनी क्लास में, तो आप एग्जाम्पल भी है अपनी तरफ से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। ठीक है, चलो खैर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 9। ये कह रहा है
बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है शायद ये भी। शॉर्ट बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंटम इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी टेस्ला इफ देयर इज फ्री if the bar is free to rotate in the plane of the field, which orientation would correspond stable and unstable equilibrium? ठीक है, stable और ये पूछ रहा है what is the potential energy of the magnet in each case। भाई सिंपल वही क्वेश्चन है, ये हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है ये वाला, ठीक है, इस तरीके से दिया है मैग्नेटिक फील्ड है। इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक डायपोल को रखा है, लेट्स से इस तरीके से, ये कोई मैग्नेटिक डायपोल है, यहाँ पे ये एंगल बना रहा है थीटा, ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ पोल है, इस तरीके से हमने ले लिया इसको। तो यहाँ पे बच्चों आपने देखा होगा इस पे टॉर्क कितना लगता है, वो होता है एम बी साइन थीटा, ठीक है, टॉर्क तो इतना लगता है, ठीक है। और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है इसकी वो हमें पता है, वो कितनी होती है, यू इक्वल टू माइनस एम बी कोस थीटा, ठीक है। तो बच्चों अब यहाँ से इसको देखेंगे हम, जब भी स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात होती है, फॉर, याद रखना, फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम, जब भी ये वाला इक्विलिब्रियम होता है उसमें यू क्या आना चाहिए, नेगेटिव, एनर्जी नेगेटिव रहनी चाहिए, ठीक है। सो इट कैन बी व्हेन, इट कैन बी व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। जब हम थीटा को 0 रखेंगे तो यहाँ से यू कितना आ जाएगा, माइनस एम बी कोस 0, और कोस 0 कितना होता है बच्चों 1, तो यहाँ से कितना आ जाएगा एनर्जी, माइनस एम बी। तो बच्चों ये वाला इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से यू की वैल्यू यानी कि निगेटिव, तो ये आगे देखो एनर्जी निगेटिव, ये होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। सेकेंड बात कर रहे हैं फॉर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो फॉर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, इसमें क्या होता है भाई बच्चों, इसमें एनर्जी पॉजिटिव रहनी चाहिए। अभी एनर्जी कब पॉजिटिव हो सकती है, व्हेन थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, देन आपके पास यू की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस एम बी कोस 180 डिग्री, और कोस 180 कितना होता है बच्चों, -1। तो यहाँ से कितना आएगा, एम बी, और ये आएगा -1। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे बच्चों, कितना हो जाएगा एम बी। तो यहाँ से हमारे पास ये पॉजिटिव एनर्जी आ गई और ये निगेटिव। निगेटिव के केस में बच्चों क्या होता है, स्टेबल, और इसमें क्या होता है, अनस्टेबल। तो बच्चों अनस्टेबल वाला हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। बताओ यहाँ तक क्लियर हुआ क्या नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से इसको सोल्व कर पाएंगे, बड़ा इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। ये क्वेश्चन कह रहा है व्हाई डज ए पैरामैग्नेटिक सैंपल डिस्प्ले ग्रेटर मैग्नेटाइजेशन फॉर द सेम मैग्नेटाइजिंग फील्ड व्हेन कूल्ड। ये कह रहा है कि भाई अगर हमारे पास एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, सपोज दैट हमारे पास ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, इसके अंदर छोटे छोटे एटॉमिक डायपोल्स हैं, ठीक है। आपको पता है कि एटॉमिक डायपोल्स कुछ इस तरीके के, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, ठीक है, कोई इधर जा रहा है, रैंडम मोशन कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप इसमें थोड़ा सा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दोगे, ठीक है, एच, तो क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा अलाइन हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, अलाइन हो जाएंगे इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चों ये इस तरीके से अलाइन हो जाएंगे, इसके जो डायपोल्स हैं, एटॉमिक डायपोल्स इसके अंदर, तो इस तरीके से अलाइन हो जाते हैं, ठीक है, हो गया लाइन। तो एक दो इसमें ऐसा भी रहता है कि ओरिएंटेशन उसका थोड़ा बहुत डिसबैलेंस रहता है, ठीक है। ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंट में है यहाँ पे बच्चों। अब अगर इसका टेम्परेचर मैं डाउन करूंगा, अब यहाँ से आप देख सकते हैं जैसे इसका टेम्परेचर डाउन करेंगे, तो टेम्परेचर डाउन करने पे क्या होगा, इनके अंदर थोड़ा बहुत जो थर्मल एजिटेशन की वजह से, ठीक है, ये जो एक रैंडम मोशन हो रहा है थोड़ा टेम्परेचर की वजह से, तो क्या होगा, आफ्टर कूलिंग, ठीक है, आफ्टर कूलिंग, जब कूलिंग करेंगे तो कूलिंग करने में क्या होगा, ये बिल्कुल प्रॉपर अलाइन होने स्टार्ट हो जाएंगे पूरे के पूरे, ठीक है जी, पूरे के पूरे तरीके से अलाइन होने शुरू हो जाएंगे। जब ये प्रॉपर तरीके से अलाइन हो जाएंगे तो वहां पे क्या होगा, वहां पे बच्चों माना जाएगा कि प्रॉपर अलाइन हो गए, तो यहाँ पे मैग्नेटाइजेशन जो हुआ वो क्या हुआ है, डिस्प्ले ग्रेटर मैग्नेटाइजेशन। तो यहाँ पे क्या शो कर रहा है, ये ग्रेटर मैग्नेटाइजेशन। तो बच्चों ये इस तरीके से यहाँ ग्रेटर मैग्नेटाइजेशन शो करता है, ठीक है। यानी कि ये चीज कह रहा है, ये होता है ना पैरामैग्नेटिक में, अगर भाई टेम्परेचर को डाउन करोगे आप, तो टेम्परेचर डाउन करने से काईएम क्या होगा बच्चों, काईएम वहां पे बढ़ेगा, यानी कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है और ज्यादा इंक्रीज होगी। तो ये देखो यहाँ आप देख सकते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इंक्रीज हो रही है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा, व्हाई इज डायमैग्नेटिज्म इन कॉन्ट्रास्ट ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर पे क्यों डिपेंड नहीं करता है। ये तो फर्स्ट पार्ट सोल्व हो गया बच्चों। सेकंड पार्ट जो कह रहा है टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, फॉर डायमैग्नेटिक। जो बच्चों डायमैग्नेटिक होता है एक्चुअली वो किसकी वजह से होता है, ठीक है, डाईमैग्नेटिक, जो हमारे पास डाईमैग्नेटिक होता है बच्चों, दोबारा से लिख देते हैं, फॉर डाई
मैग्नेटिक सब्सटेंस। तो ये जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है एक्चुअली, ये डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी किस वजह से आती है? ये आती है ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन ऑफ, ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटम, इन द एटम। जो एटम होता है उसके अंदर जो मोशन होती है, कौन सी बच्चों? एक मोशन होती है, जैसे हमारे पास ये है, इस तरीके से मान लेते हैं, और यहाँ पे ना कोई ये इसकी अपनी ये इसकी एक्सिस है, तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन को एक सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है बच्चों, ठीक है, इस तरीके से। तो इसकी ऑर्बिटल मोशन होगी, तो रोटेशनल मोशन ये हो जाएगी एक्सिस के अबाउट, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन कौन से पाथ में घूम रहा है? ऑर्बिटल मोशन कर रहा है। तो ऑर्बिटल मोशन बच्चों क्या करेगा, ठीक है, ऑर्बिटल मोशन प्रोड्यूस करेगा इसमें मैग्नेटिक मोमेंट। क्या प्रोड्यूस करेगा? मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? एन आई ए, है ना। अब ये कैसे आएगा भाई बच्चों, उसमें देख सकते हैं आप, क्योंकि जब ये घूमेगा तो उसमें करंट बनेगी, आई इक्वल टू क्यू वी अपॉन टू पाई आर। देखो बन गई करंट। और जहां पे करंट बनेगा, सर्कुलर मोशन में ये करंट बनती है, जब करंट बनेगी तो क्या जनरेट होगा यहाँ पे? एक मैग्नेटिक मूवमेंट। और मैग्नेटिक मूवमेंट किसकी करेक्टरिस्टिक होती है बच्चों? वो होती है मैग्नेटिक करेक्टरिस्टिक। किसकी होती है? मैग्नेटिक करेक्टर होता है ना। तो मैग्नेटिक करेक्टरिस्टिक ही जनरेट करेगा। तो बच्चों इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे टेम्परेचर का कोई रोल नहीं है, तो इसलिए जो इसका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है क्या होती है? टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट रहती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड है इसका। क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है? इज द परमेबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इंडिपेंडेंट ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड? क्या वो मैग्नेटिक फील्ड से इंडिपेंडेंट रहती है? इफ नॉट, यदि नहीं, इट इज मोर फॉर लोअर और हाइयर फॉर फील्ड, ठीक है, ये कह रहा है। तो ये बात तो इसमें थर्ड जो ऑप्शन हो जाएगा भी बच्चों, ये बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा नॉट, नॉट डिपेंड्स, ठीक है, नॉट डिपेंड्स, ठीक है, ऑन, नॉट डिपेंड्स ऑन जो है मैग्नेटिक फील्ड, ऑन मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड पे वो डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। तो इसमें इतना सिंपल ही आपको करना है, ज्यादा एडवांस इसको ले जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा आज का लेक्चर। तो देखते रहिए और आगे अपना जो स्टडी है उसको कंटिन्यू करते रहिए बच्चों। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन। सो लेट्स मीट इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वंस अगेन।